हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बेस इंस्टीट्यूट। मैं विपिन कुमार। एक लेक्चर हम देख चुके हैं सिविल थ्रू क्वेश्चंस में। आगे हम बढ़ते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो सारे लेक्चर हम बना रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट का आपको समझाएंगे, वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम्स के हम लोग क्वेश्चन उठा के आपको पढ़ाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे और कॉन्सेप्ट उन्हीं टॉपिक्स से पढ़ाएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग आपको पढ़ाएंगे। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम कह सकते हैं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम लोग वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ को स्टार्ट कर रखे हैं। हमारे पास टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम लोग क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं, तो उन्हीं पे ही हम लोग क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं, फिर उसका वो वीडियो सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो सॉल्यूशन के लिए आपको इन्हीं टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे बने रहना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं। क्वेश्चन को पोस्ट करने के बाद हम लोग आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग बेस इंस्टीट्यूट पर। उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन सीरीज़ चल रही हैं। अभी करंट अफेयर्स हम लोग सुबह डालते हैं 8 बजे के आसपास, बीएमसी सुबह 10 बजे के आसपास डाली जाती है, एफएम 6 बजे शाम को, स्टैटिक जीके 7 बजे शाम को, और सॉलिड मैकेनिक्स आपको 11 बजे शाम को मिल जाती है। हमने अभी तक जितने सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, आपको प्लीज़ उसको जाके देख लेना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता दूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने देख चुके हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी जो कंटिन्यूसली हम लोग इसमें एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे पास वीडियो सॉल्यूशन जो सीरीज़ हमने लागू की है, स्टार्ट की है, वो एफएम के लिए स्टार्ट की है, स्टैटिक जीके के लिए स्टार्ट किए और सॉलिड मैकेनिक्स के लिए स्टार्ट किए। बहुत जल्द हम और कोर्सेज़ और सब्जेक्ट्स के लिए भी स्टार्ट करेंगे और ब्रांचेस के लिए भी स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल हम लोग इन पे काम कर रहे हैं, तो फ़िलहाल आप इस पे कंसंट्रेट करिए, और वीडियो सॉल्यूशंस आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। हर एक 10 क्वेश्चन को अपलोड करने के बाद हम लोग वीडियो सॉल्यूशन आपको अपलोड करके देंगे। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको ये वीडियो सॉल्यूशन में अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है या प्रॉब्लम आती है, तो वीडियो सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो आर। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो क्या होगा? तो दोस्तों, इसमें हम लोगों को रेंज पता होनी चाहिए कि लिमिटिंग वैल्यूज़ ऑफ पॉइजन रेशियो किसके बीच में लाई करती है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पॉइजन रेशियो क्या चीज़ है। तो पॉइजन रेशियो म्यू जो होता है हमारा, माइनस का लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये आपको सबको पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब बात यह आती है कि लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। अब कोई भी स्पेसिमेन उठाते हैं इसमें हम लॉन्गिट्यूडनली इस पर एक लोड लगाते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो स्पेसिमेन होगा वो 3D इन नेचर होगा, 3D फिगर होगा उसका। तो वो क्या करेगा, तो जब हम इसमें टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो वो इस डायरेक्शन में, तो इसकी इंक्रीज़ होगी लेंथ, लेकिन जो दूसरी डायरेक्शन होगी, मतलब जो उसकी ब्रेथ होगी और जो उसका हाइट होगा, वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। यानी कि क्रॉस सेक्शन डिक्रीज़ करेगा और लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो इसलिए हम लोग इसमें कह सकते हैं जो लेटरल स्ट्रेन होगा वो किसकी वजह से आएंगे, जो बाकी के जो डायमेंशन बचे हैं, लॉन्गिट्यूडनल को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी के जो दो डायमेंशन बचे हैं, उसमें जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, जो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के में फोर्स लगाने के वजह से जो आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रेन, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। और इसका रेंज जो होगा वो होगा हमारा 0 से लेके 0.5, इसका आंसर होगा। और दोस्तों, ये हमारा एक इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल वे में हम लोगों ने डिसाइड करके बोला है। वैसे इसका नेगेटिव वैल्यू भी होती है, और लेकिन हम लोगों को उसको पढ़ना नहीं है, वो हमारे लिए कोई काम के लिए नहीं होगा। तो हम लोगों को देखना होगा, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि सपोज़ एक टेबल बना के मैं आपको देता हूँ जिसमें हमारा मटेरियल होंगे खूब सारे, और पॉइजन रेशियो आपको ये याद रखना होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इसमें भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, जैसे कॉर्क हो गया हमारा, कंक्रीट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कास्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया, परफेक्टली इलास्टिक रबर,
परफेक्टली इलास्टिक रबर, इन सब के लिए आपको रेंज याद करनी होगी कि आपकी म्यू की क्या रेंज होगी। तो कॉर्क के केस में आपका होगा 0, ध्यान रखना, कॉर्क के केस में आपका 0 होगा, कंक्रीट के केस में 0.1 से लेके 0.2 होगा, एल्यूमिनियम के केस में आपका 0.33 होगा, कास्ट आयरन के केस में आपका 0.2 से लेके 0.3 होगा, स्टील के केस में आपका 0.27 से लेके 0.3 होगा, और परफेक्टली इलास्टिक रबड़ के केस में आपका 0.5 होगा। तो हम लोगों को अगर हम बात करें कि जनरली कोई भी आप मेटल कंसीडर करते हैं, जनरल कोई भी मेटल लेते हैं, जैसे कि हमारा स्टील हो गया, कॉपर हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, या ऐसे कोई भी हमारा कोई भी मेटल हो गया, मेनली हम लोग मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल के केस में आपसे कोई पूछेगा कि पॉइजन रेशियो की जो रेंज होगी वो कितना रहेगी, वो रहेगी आपके 0.25 से लेके 0.4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूफ रेजिलियंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, नन ऑफ दिस। तो आपको ये बताना होगा कि प्रूफ रेजिलियंस जो होता है ये एक एनर्जी है और ये मैक्सिमम एनर्जी किस पर स्टोर्ड रहती है। तो हम लोग स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व बनाते हैं पहले। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे आपका स्ट्रेस होगा, यहाँ पे आपका स्ट्रेन होता है। तो आपका जो कोई भी इलास्टिक मटेरियल है तो उसके लिए आपका जो कर्व आएगा, ये कुछ पहले तो स्ट्रेट लाइन आता है, फिर थोड़ा सा कर्व होता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऐसे उठ के फिर एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, कुछ इस टाइप से इसका कर्व बनता है। तो दोस्तों एक ये रेंज रहती है जहाँ पे आपका ये स्ट्रेट लाइन कर्व शो करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट होगा जहाँ तक आपका ये स्ट्रेट लाइन कर्व शो हो रहा है वो आपका इलास्टिक पॉइंट होता है। ये आपका इलास्टिक पॉइंट होगा। अब बात ये आती है कि इलास्टिक पॉइंट के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर होगा, मतलब जो कर्व होगा उसमें इलास्टिक पॉइंट तक जितनी भी एनर्जी स्टोर रहेगी उस कर्व के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं, जो ये शेडेड रीजन जो मैं बता रहा हूँ, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, आप इसको लिखेंगे तो देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मेरी स्ट्रेट लाइन बनाया है उसको। तो स्ट्रेट लाइन के केस मतलब ट्रायंगल के केस में आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, वो होगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस आपका एप्सिलॉन है, हाइट आपकी सिग्मा वाई हो गया, इसको मैं सिग्मा वाई बोल देता हूँ, ठीक है। आप इसको और सॉल्व करके लिखेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e, मतलब दोनों ही तरीके से फॉर्मूला इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि E इक्वल टू आपको पता होगा सिग्मा वाई अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो इसी से मॉडिफाई करके ये चीज़ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो ये आपका जो एरिया आया है वो आपका होगा MOR, यानी कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अब आपको जो पूछ रखा है वो प्रूफ रेजिलियंस पूछा गया है। प्रूफ रेजिलियंस जो होगा वो होगा आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका प्रूफ रेजिलियंस होगा, यानी कि ये एनर्जी है टोटल। ये यहाँ से आपको जो कर्व के अंडर जो एरिया मिल रहा है वहाँ से आपको MOR मिलेगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। उसके बाद आपको प्रूफ रेजिलियंस निकालना होगा, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम से इनटू करना पड़ेगा, तो आपका प्रूफ रेजिलियंस मिल जाएगा आपको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, स्पेसिमेन इन अ 4P इम्पैक्ट टेस्ट इज सपोर्टेड एज कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूस बीम। सो दोस्तों इनमें से ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे SSC JEE में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सपोज करा ये स्पेसिमेन है, ये किसके ऊपर सपोर्ट रहता है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बिहेव करता है। ये आपका स्पेसिमेन हो गया, ठीक है। ये आपका नीचे वाला जो हो गया ये आपका सपोर्ट हो गया, और यहाँ पे आपका लोडिंग लगता है, ठीक है, ये आपका लोडिंग लगता है। तो दोस्तों इस केस में हम आपका जो आंसर होगा वो होगा सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो इज़ 0.5। सिंपल सा क्वेश्चन, रेंज मैंने आपको बता दिया है
0 से लेके 0.5 होता है, इसको याद रख लेना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबी में भी क्वेश्चन आया था, एसएससी जेई में भी क्वेश्चन आया है, गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ईएससी में तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पीएससी एग्ज़ाम में आप यकीन नहीं कर सकते हैं, सिविल के जैसे आप कोल इंडिया लिमिटेड का पेपर उठा लेते हैं तो उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे इग्नोर मत करना है, आपको इसको याद कर लेना है। उसके बाद रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपसे पूछेंगे तो आपने पढ़ रखा होगा कि सिंपल आपने पढ़ रखा होगा कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो ई के बराबर होता है। ई मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बात ये उठती है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, तो जी इक्वल टू, इसको जी से दिखाते हैं, इसको हम लोग वाई और ई से दिखाते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम वाई और ई से दिखाते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग जी से दिखाते हैं। तो जी जो होता है वो आपका होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। डेप्थ में हम लोग अपने कोर्सेज में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज़ कैसे आती है। फिलहाल आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज़ है आपको इसमें से बस जस्ट समझ लेना है कि क्या फॉर्मूला होता है सबका। तो दोस्तों बल्क मॉडुलस आपका होता है, इसको हम लोग सबसे पहले जी से दिखाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल है, 2 तरीके से हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग कई बार ऐसा भी लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक, यहाँ पे इस केस में सिर्फ इस केस में बात करेंगे हम लोग बल्क मॉडुलस के केस में, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिंपल। तो इस केस में आपको मैंने बता दिया, थोड़ा घिचपिच हो रहा है लेकिन आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ए एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एन। तो यहाँ पे इन्होंने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को एन दिखाया है, लेकिन मैंने आपको बोला था इसको हम लोग जी से दिखाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में एसएससी जेई में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये याद रख लेना है। तो ई इक्वल टू होता है आपको 2g1 प्लस म्यू। दूसरा इसका रिलेशन आपको याद रखना है 3k1 माइनस 2 म्यू। ये दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है एज इट इज़। तीसरा इसका डेरिवेशन यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, कई बार आपसे पूछ लेता है जी के एंड म्यू में रिलेशन, तो वो कैसे आएगा, ए को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देना है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, मतलब 2g1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो कोई सा भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं, या तो जी या तो के, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ से। म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू आपको यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 2 बार। उसके बाद के यहाँ पे बल्क मॉडुलस हो गया, और जी यहाँ पे आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, ई यहाँ पे आपका यंग्स मॉडुलस। ठीक है, रिलेशन याद कर लेना। तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें से, ये वाला सी वाला आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन देखते हैं। P इज़ द टेंसाइल स्ट्रेस इन अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L एंड विड्थ B, थिकनेस इज D। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट में भी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर बार दे रखा है आपको, एक रेक्टेंगुलर बार दे रखा है आपको, इसमें आपको टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है P, टेंसाइल स्ट्रेस P लग रहा है, और लेंथ दे रखी है L, और विड्थ दे रखी है H, और हाइट दे रखी है, थिकनेस दे रखी है इसकी D। तो इसमें आपसे पूछ रखा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा। सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन V से। एप्सिलॉन V इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन X प्लस एप्सिलॉन Y प्लस एप्सिलॉन Z। अब एप्सिलॉन X, एप्सिलॉन Y, एप्सिलॉन Z क्या है, तीनों ही डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसके वजह से जो टोटल आपका वॉल्यूम में चेंज आएगा स्ट्रेन की केस में, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो एक्स डायरेक्शन में मतलब आपका इस डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, स्ट्रेन का फॉर्मूला कैसे क्या होता है, ई इज इक्वल टू आपने पढ़ रखा होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब सिग्मा जो है इस केस में हम लोगों को दे रखा है P, एप्सिलॉन हम लोगों को चाहिए,
तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन ई, ठीक है। तो यानी कि सिंपल एप्सिलॉन एक्स के केस में तो हम लोग लिख सकते हैं पी अपॉन ई हो गया। अब एप्सिलॉन वाई के केस में क्या होगा, मैंने क्या बोला, जब टेंसाइल स्ट्रेस आपका एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में भी चेंज आएगा, उनकी जो डायमेंशन है उसमें भी चेंज आएगा। उन जो चेंज आएगा, जिस वजह से चेंज आएगा, जिस डायरेक्शन में चेंज आएगा उसमें भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन दोनों में प्रोड्यूस होगा और क्या होगा, वो कंप्रेसिव इन नेचर होगा। कंप्रेसिव इन नेचर होने की वजह से साइन जो होगा वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव साइन आएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई भी फोर्सेस हम लोग खुद से नहीं लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में और जेड के डायरेक्शन में, तो इसमें हमारा जो पी होगा उसकी वजह से ही आएगा। तो हम लोगों को एक रिलेशन पता है, म्यू का पॉइजन रेशियो इज इक्वल्स टू होता है माइनस का लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको पता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको पता है यहाँ से पी अपॉन ई, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन आपको यहाँ से फाइंड करना है, तो लेटरल स्ट्रेन आपका आ जाएगा माइनस का म्यू पी अपॉन ई, तो उठा के हम लोग यहाँ रख देते हैं इसको, माइनस का म्यू पी अपॉन ई। और सेम इस केस में भी यही चीज़ होगा, तो इधर भी लिख देते हैं हम लोग। तो इसमें से आपको जो भी सॉल्व करके मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। पी अपॉन ई सेम है तीनों में, बाहर आ जाएगा माइनस का 2 म्यू बचेगा, तो यहाँ पे डी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू स्मॉलर सेक्शन बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेंशन। स्मॉलर सेक्शन में बदल देते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेंशन, यानी कि कोई भी हमारा स्पेसिमेन है, सपोज ये स्पेसिमेन है, हम इसको खींचते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस या हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो स्पेसिमेन होगा तो वो खिंच जाएगा और टेंशन की वजह से उसमें वो स्मॉलर सेक्शन में बदलता जाएगा। यानी कि अभी इतना था, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये इतना हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है वो हम लोगों को बताना है। तो वो प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, यानी कि हम लोगों को डक्टिलिटी किस मटेरियल में मिल सकती है, कॉपर में मिल सकती है, एल्यूमिनियम में मिल सकती है। इसीलिए इनसे हम लोगों को घर में जो वायरिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, वो हम लोगों को डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के वजह से ही मिलती है। तो हम लोग इससे तार खींच सकते हैं, मतलब कोई भी मटेरियल डक्टाइल होगा तो हम उसकी तार बना सकते हैं। अब मैलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी मटेरियल होगा इसकी हम लोग शीट्स बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। तो उसी की जो प्रॉपर्टी होगी, किस प्रॉपर्टी की वजह से वो हम उसमें शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं मटेरियल को, उसी को हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। इलास्टिसिटी आपको क्या होता है, हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं किसी भी मटेरियल में, अगर उसकी टेंडेंसी है कि वो रिगेन कर जाए अपने ओरिजिनल शेप में, तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से आएगा, वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से आएगा। अब प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, इनलास्टिक स्ट्रेन आपको बियॉन्ड द स्ट्रेन एट इलास्टिक लिमिट। तो अगर ये प्रॉपर्टी शो करता है तो वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा आपका प्लास्टिसिटी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ अ यूनिफॉर्म बार इज सपोर्टेड एट वन एंड इन अ वर्टिकल डायरेक्शन एंड लोडेड एट द बॉटम and by a load equal to the weight of the bar, the strain energy as compared to that due to self weight। इसमें क्या आपको बताना है कि एक यूनिफॉर्म बार है जो कि सपोर्टेड है एक वन एंड पे वो सपोर्टेड है इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद लोडेड एट द बॉटम एंड बाय अ लोड इक्वल टू वेट, यानी कि नीचे इसमें वेट के बराबर इसमें आपको फोर्स लगा रखा है। उसके बाद इससे पूछा गया है, इसमें पूछा है स्ट्रेन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होगा। मैंने मतलब आपसे पूछा है कि स्ट्रेन एनर्जी सेल्फ वेट की वजह से जो आता है वो क्या होगा, ठीक है।
वो क्या होगा, दूसरी चीज़ आपसे पूछा है इसमें, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू इस असेंबली की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपका एक एडिशनल फोर्स लग रहा है जो कि बॉटम में लग रहा है, डब्लू ही जितना ही वेट उसका है उस उतने ही अमाउंट का लग रहा है। तो आपका जो पहले तो आप समझ लीजिए जो सेल्फ वेट होता है वो आपका हमेशा सेंटर पे लगता है, सेंटर पे सीजी से लगेगा, डब्लू आपका ये यहाँ से लगेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपका स्ट्रेन एनर्जी बनेगा या इसको मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स बोल देता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के केस में आपका जो स्ट्रेन एनर्जी आएगा, बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रखा है, ये चीज़ हमें तो पहले से पता ही रहती है क्या होता है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक मेंबर वर्टिकली हैंग कर रखा है जिसमें वो डब्लो अमाउंट बॉटम में लगा रखा है। आपको ये समझना है कि सीजी पे इसका एडिशनल खुद से एक लोड लग रहा होगा जो कि सेल्फ वेट की वजह से होगा, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें फाइंड करना है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मीन ये दोनों कंडीशन के केस में, अगर बॉटम में भी लग रहा है प्लस आपका सीजी की वजह जो भी उसके सेल्फ वेट होगा उसके वजह से जो लग रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपका अगर सेल्फ वेट की वजह से क्या स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, तो वो सबसे पहले आपको समझना है कि सबसे पहले आपको इसमें ये समझना है अब कि जो चेंज इन डायमेंशन आता है, चेंज इन लेंथ आता है ड्यू टू सेल्फ वेट की वजह से, वो आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, PL/2AE। इसमें अब हम इन डेप्थ अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा वैसे भी वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो आपको वैसे इसको एकदम रिमेंबर कर लेना चाहिए क्योंकि ये आपको पूछा जाता है। और पूरा इसका एक्सप्लेनेटरी में आपको पूरा अपना जो कोर्स हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं, पूरा इसको ड्राइव कैसे करना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फ़िलहाल के लिए आप इसको याद कर लीजिए कि PL/2AE होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेन एनर्जी जो होता है, स्ट्रेन एनर्जी जो होता है वो यू से दिखाते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू P इंटू डेल्टा, ठीक है, P इंटू डेल्टा। लेकिन P यहाँ पे क्या है, W है, और डेल्टा क्या दे रखा है, ये यहाँ पे P आपका W है, WL/2AE इंटू 1/2 पहले से भी था, तो P² यानी W² L/4AE हो जाएगा यहाँ से। ये आपका कॉम्प्लेक्स के केस में आ जाएगा। ये आपका अभी फ़िलहाल सिर्फ उसकी वजह से है जो कि इसका सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट की वजह से इतना स्ट्रेन एनर्जी आएगा, सेल्फ वेट की वजह से आपका स्ट्रेन एनर्जी इतना आ गया। अब आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के केस में निकालना है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के केस में कैसे आएगा, वो आएगा आपका जो कि उसमें सीजी पे जो सेल्फ वेट होगा उसकी वजह से आएगा, प्लस जो एडिशनल आपका जो लोड लग रहा है डब्लू उसकी वजह से जो होगा, तो वो हम उसको सम करके लिख देंगे। तो सीजी की वजह से मैंने आपको बता दिया है W²/4AE होगा, प्लस एडिशनल मतलब आपका अगर ये बॉटम में लग रहा है तब उसकी वजह से क्या होगा, मतलब खाली अगर ऐसा मेंबर है तो इस केस में तो आपको सिंपल ही है, ये तो आपने पढ़ भी रखा है। तो इस केस में सबसे पहले डेल्टा कितना होगा, डेल्टा होगा आपका WL/AE, और स्ट्रेन एनर्जी यहाँ से हो जाएगा आपका हाफ P आपका जो होगा वो W है इंटू WL/AE। सॉल्व करके इसको लिखेंगे तो W²L/4AE प्लस W²L/2AE। इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 3/4 W²L/AE, ये आपको मिल जाएगा। अब बात ये उठती है कि अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं सेल्फ वेट की वजह से, तो यानी कि सेल्फ वेट में आपका आ रहा था आंसर W²L/4AE, और यहाँ पे आ रहा है आपका 3 टाइम्स ऑफ दिस, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि U कॉम्प्लेक्स के केस में जो होगा वो होगा 3 टाइम ऑफ सेल्फ वेट की वजह से। तो ये इसका एक डेरिवेशन हो गया। तो इसमें आंसर आपका थ्राइस हो जाएगा, यानी कि डी आंसर इसका आंसर होगा। तो 10th क्वेश्चन में हम आते हैं। अब
यंग्स मॉडुलस एंड रिजिडिटी के बीच में, ये मॉडुलस और रिजिडिटी के बीच में आपको रिलेशन पूछा गया है। ये मैं आपको पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, कई बार क्वेश्चन आता है। ये भी एसएससी 2005 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और 2004 में भी आया है ये क्वेश्चन। और ऐसे अभी आगे जब मैं क्वेश्चन लाऊंगा और तो उसमें भी आपको मैं बताऊँगा कि किस किस ईयर में रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे E मैंने आपको बताया था 2G1 प्लस म्यू, और एक बताया था 3K1 माइनस 2 म्यू। तो ये दो रिलेशन आपको याद रखने हैं। उसमें आपको मेन चीज़ में कोई एक क्वेश्चन रखने का बस एक ही मकसद था कि म्यू को 1/m भी लिखते हैं। अब यहाँ से क्या पूछा है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि जी और ई में रिलेशन, यानी कि जी और ई में रिलेशन ये वाला है, और इसके जगह पे आप 1/m रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए यहाँ से। तो सॉल्व उसमें क्या करना है, इसमें क्या होगा आंसर, ए वाला आंसर का आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।